हेलो, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT कक्षा 10 जो अध्याय नंबर पहला है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम जो बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है MCQ जो एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस बार जो एग्ज़ाम बोर्ड में ये 30 से 40 जो क्वेश्चन है MCQ आएंगे। तो हम इस सेशन को इस MCQ के माध्यम से हम ये क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ से बेहतरीन तैयारी है वो हम एग्ज़ाम बोर्ड के लिए कर सकते हैं और साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? नेपोलियन था, उसने इटली पर आक्रमण कब किया था? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन 4 है 1795, सॉरी 1797 है, वो सही आंसर रहेगा। नेपोलियन ने इटली पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1797 में। कब किया था? 1797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत ऐसी कौन सी ताकत थी जो 19वीं शताब्दी में उभरी, जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बाहरी परिवर्तन ला दिया था? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा 19वीं शताब्दी में जो कौन सी ताकत उभर कर सामने आई जो यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन कर दिया था? तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य का जो उदय था जो 19वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की सहायता का लक्षण नहीं था? निम्न में से कौन सा लक्षण है जो नेपोलियन की सहायता का लक्षण नहीं था? तो इसमें कौन सा आंसर है ये आएगा? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, सबके लिए वैश्विक मताधिकार। सबके लिए ये वैश्विक मताधिकार है, ये नेपोलियन की सहायता का लक्षण नहीं था। नेपोलियन की सहायता का जो लक्षण आधारित है जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना। जो जन्म से चली आ रही है, जो सुविधा मिल रही है, उनको ख़त्म किया जाए, ये नेपोलियन की सहायता में कानून बनाया गया था। संपत्ति का अधिकार, सभी को समान संपत्ति का अधिकार हो, सभी के लिए, ये नेपोलियन की सहायता का लक्षण था। कानून के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए बराबरी हो, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, ये नेपोलियन की सहायता का लक्षण था। परंतु नहीं था तो वो पूछा हमारे आंसर क्वेश्चन में नहीं, तो ये आएगा सबके लिए वैश्विक मताधिकार, ये लक्षण नेपोलियन की सहायता के लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1815। जो वियना कांग्रेस हुई थी वो हुई थी 1815 में। कब हुई थी जी? 1815 में। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है सही ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो क्वेश्चन, वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कौन सा संबंधित है? वियना जो संधि हुई थी इससे कौन संबंधित है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या आएगा? ऑप्शन बी, ड्यूक मेटरनिक। जो 1815 को जो वियना संधि हुई है ये किससे संबंधित है? यह है ड्यूक मेटरनिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ
नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए जो बदलाव थे उसको खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? इनमें से किस संधि का उद्देश्य था ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर कौन सा रहेगा, इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 है वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? तो हम कहेंगे जी 1815। वियना संधि हुई थी कब हुई थी? 1815। ये किससे संबंधित थी? ड्यूक मेटरनिख से। किससे संबंधित थी? ड्यूक मेटरनिख से। और ये जो 1815 की जो संधि हुई है, वियना संधि हुई है, ये इस संधि का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए जो बदलाव थे उनको खत्म करना। किस संधि का उद्देश्य था? तो ये था वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। वियना संधि किस व्यक्ति से संबंधित है? ड्यूक मेटरनिख से संबंधित है। तो इसके साथ हमारे ये 4 क्वेश्चन है साथ में क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसकी बात थी? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये बात किसने कही थी ये हमें बताना है। लुई फिलिप ने कही थी, या बिस्मार्क ने कही थी, या विक्टर इमैनुअल ने कही थी, या मेटरनिख ने? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन डी, मेटरनिख। मेटरनिख ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या बात कही थी, वाह क्या गजब की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश, एक फ्रीडम देश के रूप में मान्यता दी है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा कौन सा सही आंसर रहेगा? तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 है जो यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो संधि हुई थी वो किस संधि के द्वारा मान्यता मिली थी? जो कॉन्टेंटी नेपाल संधि थी, इस संधि के द्वारा एक यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट है उसके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, वोल्ट फटोन है जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा? ऑप्शन है एक ऑप्शन है शांति, ऑप्शन नंबर 2 असमानता, ऑप्शन 3 है न्याय, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता। तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए महिला किसका प्रतीक है? न्याय। किसका प्रतीक है जी? न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो जो एमसीक्यू थे अभी है एक अंक वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पे है। हमें ये क्वेश्चन, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कहेंगे हम कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? जर्मन जो राष्ट्र है वो किस बात का प्रतीक था?
जर्मन राष्ट्र एक जर्मेनिया जर्मन बलूच वीरता का प्रतीक है। जर्मन राष्ट्र है जो एक जर्मेनिया जर्मन बलूच वीरता का प्रतीक है। जो मॉन्टेस्क्यू है ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन था। ये एक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? कौन सी विश्वविख्यात घटना है जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जोल वेराइन क्या था? जो जोल वेराइन है वो क्या था? वह किस प्रकार वह जमीन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो जोल वेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी की आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो है, क्या लिखना आंसर में हमें, एक जर्मन शुल्क संघ है। जो जोलवेराइन था एक क्या था? एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने जो एक संघ था, इसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जो जोलवेराइन था एक जर्मन शुल्क संघ था। ये क्या था? जो टैक्स लग रहे थे उनको इसके द्वारा समाप्त किया गया। और ये किसका प्रतीक था? एक आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेतिस्नी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो क्या आंसर आएगा? यंग इटली और यंग यूरोप, 2 इनके द्वारा जो संघ बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बाहरी परिवर्तन किया था? कि 19वीं जो शताब्दी है इसमें कौन सी ताकत उभर कर सामने आई थी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया था? राष्ट्र राज्य का उदय। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्लाव। क्या कहा जाता है? स्लाव। वियना कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। 1815 की वियना संधि का संबंध किससे था? ड्यूक मेटरनिख से। किससे संबंधित था? ड्यूक मेटरनिख से। नेपोलियन युद्धों के दौरान वे बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? किस संधि का उद्देश्य था? नेपोलियन युद्धों के दौरान वे बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो किस संधि का उद्देश्य था? ये हमारा आंसर आएगा कि वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। किससे संबंधित थी? ड्यूक मेटरनिख से। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ड्यूक मेटरनिख ने। ड्यूक मेटरनिख से कौन सी संधि संबंधित है? वियना संधि। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? क्या आएगा? कॉन्स्टेंटिनोपाल। जो कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि थी, इसने एक यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आएगा वोल्फटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं जो एग्जाम बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, 3 अंक वाले या 5।
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? तो ये हमारे जो किस प्रकार भावना है, सामाजिक भावना है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे 1789 में, उन्होंने किस प्रकार अपने सामूहिक पहचान की भावना पैदा की थी? तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, न्याय राष्ट्रीय चिह्न, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था जिसने पूरी व्यवस्था को आर्थिक कुशल व तरंग संगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र के क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तरंग संगत बना दिया था। समीक्षा कीजिए। तो आंसर है नेपोलियन की सहायता, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। ये क्या है, इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नेपोलियन प्रशासनिक क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तरंग संगत बना दिया। जो ये हमारे पॉइंट थे, नेपोलियन की सहायता, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत, राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। कला थी, काव्य थे, जो कहानियाँ थे, म्यूजिक, संगीत थे, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। और यूरोप के एक राष्ट्र को निर्माण में एक संस्कृति है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था। लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां और लोक साहित्य पर बल, भाषा ने भी एक यूरोप के राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्थानीय जो क्षेत्रीय बोली थी और साहित्य पर बल ये सभी ने एक यूरोप के राष्ट्र के निर्माण में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लोकगीत, जो लोकगीत थे, उनके लोक नृत्य है, डांसर है, जन काव्य है, इन्होंने भी यूरोप के एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार हुई थी, ये हमें बताना है। तो उत्तर हमारा रहेगा आरंभ, विलियम प्रथा के शासन पर आसीन होना। जो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा राजा था, जो क्षेत्र था परसा में कौन शासक बनता है, विलियम प्रथम। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका को तैयार करना। जो जर्मनी की एकीकरण का जनक किसे माना जाता, बिस्मार्क। वियना कांग्रेस, एकीकरण में बाधाएं, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित। विश्व शक्ति के जो तटस्थ किया हुआ एकीकृत जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके मार्ग में आने वाले मुख्य बाधाएं क्या थी? इटली की एकीकरण की प्रक्रिया 1832 में जो काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था। 1832 में जो काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था, कौन बना था? काउर। फ्रांस में संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लोबाल्डो को राज्य में मिला लिया गया। लोबाल्डो को कब राज्य में मिलाया? 1859 में। द्वितीय चरण क्या था? मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह के द्वारा सार्डिनिया में विलय। तीसरा चरण था 1860 में गैरिबोल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चौथा चरण था वेनेशिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता और एकीकृत इटली का उद्देश्य हुआ था। ये इनके मुख्य प्रक्रिया थी। और बाधाएं क्या थी?
राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? तो उत्तर हमारा रहेगा, यह किसी उथल पुथल या क्रांति नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का एक नतीजा था। पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। नेक्स्ट पॉइंट है 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1707 में। इसका मुख्य कारण ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण में लंबी प्रक्रिया चली है, वो ये हम पॉइंट कर रहे हैं। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। यूनाइटेड जो किंगडम में आयरलैंड को कब शामिल किया था? 1801 में। जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? 1707 में। नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा, राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? कौन से कारण उत्तरदायी थे? राष्ट्र राज्य का उद्देश्य, लोकतंत्रीय सिद्धांत का बढ़ावा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों में मानव अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्र में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, ये केवल फ्रांस पर ही नहीं पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए, इस पर क्या था? फ्रांस पर प्रभाव, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हो रही है? फ्रांस में। तो इसका प्रभाव है कहाँ कहाँ पड़ा था? लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, एक लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये एक फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव था। लोक कल्याणकारी का निर्माण, समानता होना, स्वतंत्रता और भातृत्व से भरे नए समाज की नींव, ये क्या थे? फ्रांसीसी क्रांतिकारी के द्वारा महत्वपूर्ण प्रभाव थे। नवीन कानून संहिता लागू करना, नेशनल असेंबली का गठन फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ था। आर्थिक एकीकरण का निर्माण, कानून के समक्ष सभी को बराबरी, ये क्या थे? जो फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण गहरे प्रभाव थे। संपत्ति का अधिकार और सुरक्षित, मध्यम वर्ग का उद्देश्य, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति और भाषा की भूमिका व जन विद्रोह। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख लीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता थी, नेपोलियन की संहिता थी, इसने जन्म पर आधारित सुविधा को समाप्त किया था। जन्म पर जो आधारित सुविधा थी उनको समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को बहाल किया। जमींदार व सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई थी। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए गए थे। मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए थे। ये क्या थे? एक 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान थे। एक राष्ट्र मुद्रा भी चलाई गई थी। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता क्या थी? जीवन जीने की समान शैली, जीवन जीने की समान शैली, भूस्वामित्व, कुलीन भाषक, आपस में वैवाहिक संबंध, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। आज के इस सेशन में हम जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे, जो एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन करेंगे। और आज के इस सेशन को सब्सक्राइब, जो साथी पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो साथी इस चैनल को पहले से देख रहे हैं तो इस क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।